सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रवादी आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, इन दिनों हमारे देश में एक विषय पर जोरों से चर्चा शुरू है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है। इस पर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है, उनकी विचारधाराएं हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं। कोई कहता है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है, जबकि संविधान में उसके प्रियम्बल में सेकुलर शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा है, तो ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। और किसी की विचारधारा ये है कि हमारे जो संविधान के निर्माता है, फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने कभी इस शब्द सेकुलर को स्थान नहीं दिया संपूर्ण संविधान में। तो ये आपस में जो डिबेट है ये तो हमेशा चलती रहेगी। तो ये विचारधाराएं, ये भावनाओं से परे हम संविधान की रोशनी में ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं। बंधुओं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी है, रिप्लिका है उसकी। इसके फर्स्ट पेज पे ये हम देख सकते हैं जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम को अंकित किया गया है। ये अशोक स्तंभ है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अशोक स्तंभ में 4 सिंह है जो चारों दिशाओं में स्थित है, और इसका अर्थ शक्ति, शौर्य, विश्वास और गर्व का ये प्रतीक है। और उसी के नीचे चक्र है और 4 अन्य पशु है। उत्तर में सिंह, पूरब में हाथी, दक्षिण में अश्व घोड़ा और पश्चिम में बैल। और ये चारों पशु भगवान गौतम बुद्ध के जीवनावस्थाओं को दर्शाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी माता महामाया गर्भ धारण कर रही थी, तब उन्हें स्वप्न में हाथी दिखाई दिया था, और भगवान गौतम बुद्ध की राशि जो थी वो वृषभ राशि थी, इसलिए बैल। और जब वो अपने राजमहल से निकले घोड़े पर, उसके बाद उन्होंने मोहमाया त्याग दिया था, वो घोड़ा। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध की प्राप्ति हुई, उसे सिंह के रूप में दर्शाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये अशोक स्तंभ जो है ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वही स्थान सारनाथ जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, जिसे धर्म प्रवर्तन भी कहा जाता है। और इसी अशोक चिन्ह के नीचे तो हमारा ध्येय लिखा हुआ है, मोटो सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो अथर्व वेद का एक भाग है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की सदैव जीत होती है, वो कभी हारता नहीं है, सत्यमेव जयते। तो बंधुओं, अब देखते हैं हमारे प्रियम्बल को। जैसे इस पेज में आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे बैल अंकित है, और राइट टॉप कॉर्नर में हाथी, और नीचे की ओर सिंह, और इस तरफ अश्व घोड़ा बना हुआ है। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं प्रियम्बल को। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बंधुओं, यहाँ कहीं पर भी सेकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स को इसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई थी कि सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जाए प्रियम्बल में या पूरे संपूर्ण संविधान में। ये तो प्रोफेसर के टी शाह ने जब प्रपोजल दिया था, और इसका सबसे पुरजोर विरोध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ही किया था। बाद में जाके 1977 में इमरजेंसी के दौरान मिसेस इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में इस शब्द सेकुलर को ज़बरदस्ती जोड़ा गया, जैसा कि हम सब जानते हैं। इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, विस्तार से बनाया है, आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। तो बंधुओं, कहने का उद्देश्य ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये विचार किया था, ये निर्धारित किया था कि ये सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाएगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब आ जाते हैं आज के वर्तमान प्रियम्बल पर, जो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब इसके नीचे ये देखिए, ये 42nd अमेंडमेंट था, और ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी 1977 इमरजेंसी के दौरान, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो ये बाद में जोड़ा गया, ना कि ये पहले कभी नहीं था ये सेकुलर शब्द। बंधुओं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है, जिस पे आप देख सकते हैं एक बुल, एक बैल का इमेज है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता का समय का ये प्रतीक है। उस समय प्रमुखता से ये
हड़प्पा और मोहनजोदारो के शहरों में, उनके रिचुअल्स में, उनके आर्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, पॉटरी में प्रमुखता से हर जगह पाया जाता था। ये बैल श्रेष्ठ नेतृत्व, शक्ति और पौरुष का सिंबल माना जाता था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट में इसकी आकृति, इसका इमेज आप देख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं बंधुओं। ये हमारा सेकंड पार्ट है बंधुओं, सिटीजनशिप। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक वैदिक गुरुकुल, एक आश्रम का चित्र है। वैदिक गुरुकुल से आप समझ गए होंगे, जहाँ पर वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, इनका पाठ पठन अध्ययन होता था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस समय के वैदिक गुरुकुल में ही छात्र छात्राएं रहते थे, वहीं पर रहकर वो अपना पाठ पठन करते थे, अध्ययन करते थे। उसको यहाँ पार्ट 2 में दर्शाया गया है। ये जो चित्र है आप देख सकते हैं, इसमें यज्ञ भी हो रहा है, यज्ञशाला भी है। वैदिक गुरुकुल हमारे ऐसे ही होते थे। अब इसका हम पार्ट तीसरा देखते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है बंधुओं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को दर्शाता है। इस पर हम स्पष्टता से देख सकते हैं। इसमें श्री रामचंद्र जी माता जानकी के साथ और लक्ष्मण जी महाराज के साथ में यहाँ पर उनको बताया गया है। तो बंधुओं, यहाँ पर ये जो श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज को बताया गया है, इससे हमें पता चलता है मूल अधिकार कितना महत्वपूर्ण है। कि हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स से, फादर से कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने समझा होगा कि मूल अधिकार इतना महत्वपूर्ण है ये विषय, कि यहाँ पर श्री रामचंद्र, माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज को इन्होंने यहाँ पे स्थान दिया है। जैसे कि ये क्या दर्शाता है कि ये उस समय का चित्र है कि ये लंका से, मतलब लंका को जीत कर, रावण का वध करके माता सीता को सुरक्षित वापस ले आ रहे हैं। ये तब का चित्र है बंधु। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। हमारा चौथा पार्ट है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जिन्होंने अपने धनुष, अपनी गांडीव छोड़ दिया था युद्ध के पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये उनको श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये उसी प्रकार का ये चित्र यहाँ पर हमको बताया गया है। ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और ये अर्जुन को बताते हुए, समझाते हुए, उपदेश देते हुए ये चित्र दर्शाया गया है। चलते हैं अगले पार्ट की ओर, जो कि हमारा पार्ट 5 है, द यूनियन। इसमें आप देख सकते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध, जब उनको एनलाइटमेंट, ज्ञान, बोध की प्राप्ति हो रही है, ये तब का दृश्य है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और कुछ और वहाँ पे साधु संत उनके आसपास बैठे हैं। अगला पार्ट, ये है हमारा छठा पार्ट, पार्ट 6, जिसमें भगवान महावीर, जो जैन के अंतिम तीर्थंकर में से भगवान महावीर, ऐसा उनका चित्र इसमें बताया गया है। ये आप देख सकते हैं पार्ट 6। ये पार्ट 10 है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सील बना हुआ है, ये श्री नालंदा यूनिवर्सिटी का है। और नीचे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे छात्र, स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय हमारा इतना प्रसिद्ध था कि देश विदेश, दूर दूर से यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे। यहाँ पे आकर पाठ पठन अध्ययन करते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे इतनी सारी किताबें थी, करोड़ों किताबें थी, जो कई महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय ये जलता रहा। तो ऐसा ये उसी विश्वविद्यालय का ये चित्र है बंधुओं। चलते आगे, ये है पार्ट 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान नटराज की मूर्ति, उसका चित्र है। और अब चलते हैं अगली पार्ट की ओर। ये पार्ट 13 है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस चित्र में अर्जुन को दिखाया गया है, जो कि महाबलीपुरम में भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, उनसे वर प्राप्त करने के लिए, उनसे शस्त्र प्राप्त करने के लिए।
जो कि महाभारत के युद्ध के पहले का ये प्रसंग है, उसी प्रसंग को इस पार्ट में दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं चित्र। मैं केवल आपको चित्र के द्वारा बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे भारत के सनातन संस्कृति के जितने भी ट्रेडिशन है, परंपरा है, कल्चर है, उनको हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से दर्शाया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब चलते अगले पार्ट में। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये पार्ट 15 है, जिसमें आप देख सकते हैं इस बाएं तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देव, और दाई ओर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे आराध्य देव, इनकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से ये बताया गया है, क्योंकि इनके विषय में के लिए तो दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष कम पड़ जाएंगे, तो इनके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे आने वाले दिनों में। अब चलते हैं, ये है अगला पार्ट जैसा कि आप देख सकते हैं 19 है ये। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो सेना है, आज़ाद हिंद सेना, उसको यहाँ पर बताया गया है। बंधुओं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स पे भी हम नज़र डाल देते हैं, कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स पर। जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका आर्टिकल 44। ये क्या कहता है 44? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। Article 44. The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. इसका अर्थ हम सब समझ ही गए पढ़ते ही कि राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। किंतु ये आज तक ये लागू नहीं हुआ। बंधुओं, अंग्रेज़ों के पहले, मुग़लों के पहले, या सही कहा जाए तो इस्लामिक आतताइयों, आक्रांताओं के पहले, जब ये भारत देश हिंदू राष्ट्र था, तब सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू थी। किंतु इस्लामिक आतताइयों के बाद, अंग्रेज़ों के बाद इसमें बदलाव आया, और आज भारत के आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ये आज तक लागू नहीं हुआ। ये केवल गोवा राज्य में लागू है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप बाकी देखेंगे तो मुस्लिमों के लिए अलग से पर्सनल लॉज है, क्रिश्चियनों का अलग पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का अलग पर्सनल लॉ है, जबकि समस्त भारत में, संपूर्ण भारत में राज्य का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनका दायित्व है कि ये समान नागरिक सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू हो, किंतु ये आज तक नहीं हुआ। अब इसका नेक्स्ट अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं आर्टिकल 48? द स्टेट शॉल एंडिवियर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड शॉल इन पर्टिकुलर, ये देखिए, इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउस एंड काव्स एंड अदर मिल्स एंड रॉड कैटल। मतलब यह स्पष्ट कहा जा रहा है आर्टिकल 48 में कि भारत में गौ हत्या और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या ये निषेध है, गौ हत्या नहीं हो सकती, इस पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके हमारे देश में गौ हत्या होती है, बीफ बिकता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो बंधुओं, कहने का उद्देश्य ये है, इन सब आर्टिकल से हमको क्या पता चलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, गौ हत्या पर प्रतिबंध, उस पर निषेध संपूर्ण भारत में। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज का, इसमें हम आर्टिकल 351 देख लेंगे। आर्टिकल 351 है, क्या कहते हैं आर्टिकल 351? इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ये थोड़ा अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आज के हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं 351। एक मिनट, आर्टिकल 351 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज। इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, टू डेवलप इट सो दैट इट में serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius,
the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the 8th schedule. 8th schedule हमारे languages का आप जानते हैं सभी. And by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit and secondarily on the other languages. एक सरल भाषा में इसको समझे तो ये हिंदी भाषा को प्रचार करने के लिए जो प्रमुख और जो प्राइमरी भाषा होनी चाहिए, तो प्राथमिक भाषा वो संस्कृत होनी चाहिए. तो बंधुओं, कुछ और पार्ट है इसमें, जैसे कि जिसमें अकबर को भी, टीपू सुल्तान को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पिक्चर्स है, इमेजेस है. बंधुओं, बताने का अगर वो एक दो को छोड़ दे तो मेरा उद्देश्य बताने का ये है, जैसा कि हम अभी जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या भारत ये सनातन हिंदू राष्ट्र है, तो हमने संविधान के माध्यम से, संविधान की रोशनी में जानने का प्रयास किया कि इसमें हमारे यहाँ जितने चित्र बताए गए हैं, पूरे संपूर्ण संविधान में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चित्र हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज, माता जानकी, लक्ष्मण जी महाराज के साथ से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, और मतलब हमारे भारत के संस्कृति को पूरी तरीके से इस संविधान में दर्शाया गया है चित्रों द्वारा. इवन आप देखेंगे हमारे भारतीय विभिन्न संस्थाओं के भी जो मोटोज है वो संस्कृत में है, चाहे वो जुडिशरी हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो. आइए देखते हैं उनमें से कुछ संस्थाओं के मोटोस. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका मोटो है यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म वही विजय. इतनी सुंदर बात. फिर इंडियन आर्मी का सेवा परमो धर्मः. फिर इंडियन नेवी का शन्नो वरुणः. इसका अर्थ है कि वरुण देव हम पर शांति बनाए रखे. फिर इंडियन एयरफोर्स नभ स्पृशम दीप्तम. उसके पश्चात जो हमारी खुफिया विभाग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका मोटो है जागृतम अहर्निशम. जो हमारी सबसे बड़ी खुफिया विभाग है भारत की, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका अर्थ हम सभी जानते हैं. फिर DRDO बलस्य मूलम विज्ञानम. उसके बाद LIC, जिसका मोटो इतना प्रसिद्ध है जो हमने बचपन से सुना हुआ है, योगक्षेमम वहाम्यहम. इसका अर्थ है मैं सदैव आपके कल्याण का ध्यान रखूंगा. फिर उसका जो एम्स है उसका मोटो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. फिर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका है प्रत्न कीर्तिम माँ प्रवीणो. इसका माने अतीत के गौरव को हम उजागर करें. कितनी सुंदर बात है. उसके बाद दूरदर्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम. ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस में स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड है, विशेष सुरक्षा दल, उनका मोटो है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम. फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल, जो हमारा मौसम विभाग है, आदित्यात जायते वृष्टि, माने सूर्य हमें वृष्टि दे. कितनी सुंदर बात. फिर NCERT का विद्या अमृतमश्नुते, विद्या के माध्यम से हम अमरत्व को प्राप्त करें. कितनी सुंदर बात है. इसी प्रकार से और कई सारे विभाग है, डिपार्टमेंट है, जिनका मोटो संस्कृत में या हिंदी में है. अधिकतर तो संस्कृत में है. मेरा बताने का उद्देश्य आप सभी का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना था कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनके मैक्सिमम जो मोटोज है वो सब संस्कृत में है अधिकतर, या फिर हिंदी में है. भले ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द को जबरदस्ती घुसेड़ा गया, और भारत यदि सेकुलर है तो अलग से कांग्रेस ने 1994 में माइनॉरिटी कमीशन क्यों गठित किया, और 2006 में अलग से मिनिस्ट्री क्यों बनाई माइनॉरिटी अफेयर्स की, जबकि उसका आप देखेंगे गत वर्ष उसका बजट 4,800 करोड़ रुपए था. तो ये दोगलापन क्यों? यदि भारत सेकुलर है तो अलग से माइनॉरिटी कमीशन क्यों, अलग से मिनिस्ट्री क्यों? तो बंधुओं, ये आप निर्णय लें कि हमारा भारत ये सनातन हिंदू राष्ट्र है या नहीं. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और अपने सुझाव सजेशन मुझसे शेयर करें. सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती.